नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करने जा रहे हैं देश की कुछ खास और बड़ी खबरें, जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे और खबरदार भी करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा पाकिस्तान के झूठे दावों पर करारा प्रहार बनकर सामने आया है। जहां एक और पाक मीडिया यह दावा कर रहा था कि उसने भारत के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी का आदमपुर एयरबेस पर उतरना और वहां घंटों तक रहना इस बात का पुख्ता सबूत बन गया कि भारत की सैन्य शक्ति और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से सुरक्षित है और सक्रिय है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सेना के साहस को सलाम। आदमपुर एयरबेस पहुंचे पीएम मोदी। पाकिस्तान के झूठ का किया पर्दाफाश। आदमपुर दुश्मन पर तेजी से हमला करने वाला एयरबेस। जवानों ने भारत माता की जय से किया स्वागत। सेना के सर्जिकल वॉर की गूंज के बीच देशभक्ति का दिखा माहौल। पीएम मोदी ने जवानों के बीच दिखाई गरिमा और गर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीरोचित भाव, गर्व की अनुभूति और देशवासियों को दिया फर्स्ट नेशन वाला संदेश उनके इरादों को साफ तौर पर बयां कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब स्थित आदमपुर एयरबेस पहुंचे। उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। यहाँ पर पीएम मोदी करीब 1 घंटे तक रहे। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी जवानों के साथ मुस्कुराते दिखे। बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करते हुए कहा था कि उन्होंने भारत के आदमपुर एयरबेस को अपने हमले में उड़ा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री का विमान आदमपुर एयरबेस पर उतरने के बाद यह सिद्ध हो गया कि पाकिस्तान का दावा एकदम झूठ है, क्योंकि इस एयरबेस पर भारत के सबसे वीआईपी का प्लेन सफलतापूर्वक उतरा। बता दें कि आदमपुर एयरबेस भारत के लड़ाकू विमान MiG-29 का बेस है। प्रधानमंत्री के साथ एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी साथ थे। पाकिस्तान की सीमा के करीब स्थित आदमपुर एयरबेस दुश्मन पर तेजी से हमला करने के लिए जाना जाता है। आदमपुर पहुंचकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को भी तहस नहस कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने फर्जी दावा किया था कि उसने भारत के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। इसे लेकर विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि सिरसा और आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाने के पाकिस्तानी दावे भी पूरी तरीके से गलत हैं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस एयरबेस की तस्वीरें भी दिखाई गईं, जिनमें दिखाया गया कि वहां सब कुछ सामान्य है। ऐसे में पीएम मोदी के आदमपुर दौरे ने पाकिस्तान के झूठ की पोल पूरी तरीके से दुनिया के सामने खोल दी है। हमारी सभी सेनाओं के कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। मेरे वीर साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से आपने देश का आत्मबल बढ़ाया है, देश को एकता के सूत्र में बांधा है और आपने भारत की सीमाओं की रक्षा की है। भारत के स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। साथियों, आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर
सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपको बता दें कि इस एयरबेस पर पीएम मोदी की तस्वीरें काफी चर्चा में हैं। एक तस्वीर में लिखा है कि दुश्मन के पायलट क्यों चैन से नहीं सो पाते हैं। इस तस्वीर में पीएम मोदी वायुसेना के जवानों की कैप पहने हुए हैं। पीएम मोदी के मुताबिक मैं AFS आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही खास अनुभव था। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा, क्योंकि वे हमारे देश के लिए हर काम करते हैं। आपको बता दें कि आदमपुर एयरबेस में प्रधानमंत्री मोदी ने लड़ाकू पायलटों और तकनीकी सहायता स्टाफ से मुलाकात की, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और बाद के भारतीय हमलों को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी वायुसेना के इन वीर जवानों से मिलने की इच्छा जताई थी। पीएम मोदी ने एयरबेस पहुंचकर ये दिखा दिया कि पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। आदमपुर एयरबेस लड़ाकू विमान MiG-29 का बेस है। एयरबेस पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी थे। आदमपुर एयरबेस पाकिस्तान की सीमा के करीब स्थित है। इसमें दुश्मन पर तेजी से प्रहार करने में मदद मिलती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। साथियों, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है, आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जिसमें कई कुख्यात आतंकी भी मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच हालात बिगड़े और 2 दशक बाद चरम पर पहुंच गए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भारत के शहरों को निशाना बनाए जाने के बाद भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने सभी को नाकाम करते हुए उसका माकूल जवाब दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 14 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इससे घबराए पाकिस्तान ने भारत के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों देशों ने आपसी चर्चा के बाद लागू कर लिया। हालांकि कुछ घंटे बाद पाकिस्तान की तरफ से इसका उल्लंघन किया गया, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। बता दें, पीएम मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों को जमकर सराहा है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों हमने देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं, सशस्त्र बलों, हमारी खुफिया एजेंसियों, हमारे वैज्ञानिकों का, हर भारतीय वासी का तरह से सलाम करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। एयरफोर्स सहित हमारी सभी सेनाओं के साथ। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होगा।
तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। जनरल जियाउल हक के समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और वैश्विक भू राजनीति अलग थी। इन परिस्थितियों की वजह से जियाउल हक को कुछ समय के लिए समर्थन भी मिला, लेकिन बाद में वह अपने ही देश के लिए संकट साबित हो गए। जनरल जियाउल की रहस्यमय विमान दुर्घटना में मौत इसकी ओर एक महत्वपूर्ण इशारा है। आज असीम मुनीर की यही नीतियां पाकिस्तान के लिए गंभीर संकट बनकर उभरी हैं। अगर भारत पाकिस्तान के बीच की हाल की जंग अनियंत्रित होती तो दक्षिण एशिया परमाणु संकट के गंभीर फेज में जा सकता था। इसके अलावा पाकिस्तान आज आर्थिक संकट, वैश्विक निगरानी जैसे FATF जैसे संगठन और गंभीर आंतरिक असंतोष, बलूचिस्तान का अलगाववाद, सिंध का आंदोलन, इन सब से गुजर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की हरकतें भारतीय उपमहाद्वीप को संकट के कगार पर ले जाने वाली है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में छिपने वाले असीम मुनीर जनरल जियाउल हक के नक्शे कदम पर चलने वाले साबित हो रहे हैं, जिन्हें ना तो मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों की समझ है और ना ही कर्जे में डूबे पाकिस्तान की आर्थिक हैसियत का ध्यान है। असीम मुनीर जनरल जियाउल हक में कई समानताएं। जनरल जियाउल हक और जनरल असीम मुनीर की नीतियों में कई समानताएं देखी जा सकती हैं। ये समानताएं दोनों जनरलों की सैन्य और राजनीतिक रणनीतियों, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी दृष्टिकोण में दिखती हैं। जनरल असीम मुनीर ने अपनी महजबी छवि का पाकिस्तान में खूब प्रचार किया है। वे खुद को हाफिज कुरान बताते हैं और मुल्ला जर्नल के रूप में जाने जाते हैं। हाफिज कुरान यानी कि जिसने कुरान को कंठस्थ कर लिया हो। इन दोनों जनरलों के धार्मिक कट्टरता को अपनी सैन्य और राजनीतिक रणनीति का आधार बनाया, जिससे पाकिस्तान में उदारवादी मूल्यों कमजोर हुए और कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हुई। जनरल जियाउल हक ने 1977-1988 के अपने शासन में पाक में इस्लामीकरण को बढ़ावा दिया। उन्होंने शरिया कानून लागू किए, मदरसों को प्रोत्साहन दिया और कट्टरपंथी विचारधारा को सेना और समाज में फैलाया। जिया की आधिकारिक जीवन के अनुसार उनके पिता ने इन्हें इस्लामिक तौर तरीके सिखाए और कट्टरता की खुराक दी। दिल्ली के टॉप सेट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े जनरल जिया जवान होते होते कट्टर बन गए। उनका नजरिया सिमट गया। अफगानिस्तान के खिलाफ सोवियत रूस की जंग के दौरान उन्होंने अफगान जिहाद का नारा दिया। पाकिस्तान ने दंड के लिए नए प्रावधान शुरू किए गए, जैसे कोड़े मारना, अंग काटना और पत्थर मारकर मौत की सजा देना। ईशनिंदा कानून जल्द ही धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताने का एक हथियार बन गया। भारत के प्रति नफरत मुनीर की पुरानी पॉलिसी। आपको बता दें कि कट्टरता और भारत के प्रति नफरत असीम मुनीर की पुरानी पॉलिसी नहीं। यह महज संयोग नहीं है कि मुनीर कुख्यात पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ISI का प्रमुख रहे। तब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले की साजिश रची थी। इस हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। 6 साल बाद मुनीर एक बार फिर भारत के निशाने पर है। इसमें पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का नाम आया था। गौरतलब है कि आतंकवादी समूह पाकिस्तानी सेना की शाखा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना इन समूह को स्पॉन्सर करती है, फंड देती है और ट्रेनिंग देती है और उनका इस्तेमाल प्रॉक्सी के रूप में करती है। मुनीर भारत विरोध से चेहरा छिपाने वाला जर्नल। दरअसल असीम मुनीर की छटपटाहट के पीछे पाकिस्तान की राजनीतिक परिस्थितियों का भी काफी रोल है। मुनीर पर सिविलियन सरकार को कमजोर करने और इमरान खान की पार्टी PTI को दबाने का आरोप है।
आपको बता दें, इमरान की पार्टी पीटीआई फरवरी 2024 के चुनाव में धांधली का आरोप लगाती रही है और इसमें सेना की भूमिका को भी बताती है। इससे पाकिस्तान के कई तत्वों ने सेना पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे समय में अपनी और सेना की छवि मजबूत करने के लिए असीम मुनीर भारत विरोधी गतिविधियों का सहारा लेकर अपना चेहरा छिपाते रहे हैं। कश्मीर पर जिया उल हक और मुनीर का नजरिया। जिया उल हक और असीम मुनीर दोनों ही जर्नलों ने कश्मीर को अपनी नीतियों के फोकस में रखा। जिया ने भारत के खिलाफ हजार घावों की नीति अपनाई। इसमें कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन देना और सिख उग्रवाद को बढ़ावा देना शामिल था। जनरल जिया ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। जनरल असीम मुनीर का टेरर डॉक्ट्रिन पाकिस्तानी डीप स्टेट के इसी थ्योरी पर काम कर रहा है। पहलगाम हमले से कुछ ही दिन पहले जनरल असीम मुनीर का एक हेट स्पीच काफी चर्चा में था। इस भाषण में मुनीर ने पाकिस्तानियों को हिंदुओं से एकदम अलग बताया था। मुनीर ने जिन्ना के टू नेशन थ्योरी की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि हम एक साथ रह ही नहीं सकते। मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस कहा था। आपको बता दें कि असीम मुनीर की हरकतें दिमागी साजिश, ताकत और कमजोरियों को पता लगाना भारत की उस रणनीति का केंद्र बन गया है जिसके तहत पाकिस्तान की ओर से किए गए नरसंहार के लिए उसे माकूल जवाब दिया जा रहा है। मुनीर एक मजबूत 5 लाख सैनिकों वाली पाकिस्तानी सेना का अगुवा है जो कम से कम कागजों पर तो दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी सेना है। इसके पास परमाणु हथियार भी हैं और नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों के बराबर हैं। मुनीर पहलगाम आतंकी हमले का कथित मास्टरमाइंड है, इसलिए असीम मुनीर की चालाकी को कम नहीं आंकना चाहिए। बता दें, पाकिस्तान में जिन लोगों के अतीत में ऐसा किया गया उन्हें बाद में एक सबक सिखाना पड़ा। आपको बता दें कि असीम मुनीर के 17 महीने के कार्यकाल में ऐसे कई संकेत हैं जो ये दिखाते हैं कि वह जानबूझकर भारत से दुश्मनी मोल ले रहा है। शुरुआत में इमरान खान की गिरफ्तारी पर आंतरिक असंतोष के कारण वो पीछे हट गए थे, लेकिन मुनीर ने सेना पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। यहाँ तक कि वो अपने विरोधियों को हटाकर उनकी जगह वफादारों को नियुक्त कर दिया। तब से वह पाकिस्तान में सिर्फ सेना प्रमुख से ज्यादा की हैसियत रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों से पीछे पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर सबसे बड़ा साजिशकर्ता माना जाता है कि उसी के उकसावे के बाद पहलगाम में बेकसूर पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकी हमला किया गया और उसके बाद ही भारत पाक के बीच जंग जैसे हालात बन गए। मुनीर ऐसा पाकिस्तानी जनरल है जो आईएसआई के प्रमुख होने के साथ साथ सैन्य खुफिया महानिदेशक भी रहा है, इसलिए उससे उम्मीद की जाती है कि उसने अपनी रणनीति के बारे में अच्छी तरीके से सोचा होगा। सिंधु जल संधि IWT को सस्पेंड रखने के भारत के फैसले के जवाब में पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते को तत्काल स्थगित कर दिया। युद्ध के खेल से परिचित एक अन्य रणनीतिकार बताते हैं, मुनीर ने पहले से ही सभी विकल्पों पर विचार कर लिया होगा और वह ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ रहा है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि उसके पास खुफिया सिस्टम को चलाने का भी अनुभव है। ये शतरंज के खेल की तरह है जिसमें हमें अपनी खुद की इमरजेंसी प्लानिंग और चाल के साथ उनसे 10 कदम आगे सोचने की जरूरत है। इसलिए हमें तब तक उनके कदमों पर दोबारा विचार करते रहना होगा जब तक कि हमारे पास कम से कम कुछ संभावित जवाब ना आ जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। पंजाब एक बार फिर जहरीली शराब की त्रासदी से कांप उठा है। मजीठा विधानसभा क्षेत्र के गांव में जहरीली शराब पीने से करीब 1.5 दर्जन लोगों की जान चली गई। ये बीते 3 सालों में पंजाब की चौथी बड़ी शराब जनित आपदा है जिसने
एक बार फिर अवैध शराब माफिया और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद मजीठा पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर दुख साझा किया है। उन्होंने हर परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की है। साथ ही आश्वासन दिया है कि प्रभावित बच्चों की पढ़ाई, जरूरी सुविधाओं का भी पूरा ध्यान सरकार रखेगी। ये खास रिपोर्ट देखें। पंजाब में नशा बड़ी समस्या। पंजाब की कुल आबादी लगभग 2.8 करोड़ है। इनमें से 40 लाख से ज्यादा लोग नशीली दवा लेते हैं। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट कई बार जता चुका है ऐतराज। साल 2020 से 2023 के दौरान पंजाब में ज्यादा मात्रा में ड्रग्स लेने की वजह से 265 लोगों की जान गई। पंजाब में अवैध ड्रग्स के कारोबार से सबसे ज्यादा पीड़ित युवा है। तस्करों ने सभी इलाकों में अपना जाल फैला रखा है। पंजाब में अवैध ड्रग्स की सप्लाई स्थानीय, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों द्वारा की जाती है। पंजाब के मजीठा विधानसभा क्षेत्र के गांव में जहरीली शराब से करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई है। ये पंजाब में 3 साल में चौथी बड़ी जहरीली शराब त्रासदी है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मजीठा पहुंचे और पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही परिवार के बच्चों की पढ़ाई और अन्य सुविधाओं का ध्यान रखने का भी वादा किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं जांच के दौरान पता चला है कि ऑनलाइन 600 किलो मेथनॉल मंगवाई गई थी, जिसके जरिए ये शराब तैयार की गई थी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम भी जारी है। वहीं एसएसपी अमृतसर मनिंदर सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि नकली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। हमने तुरंत कार्रवाई की और 4 लोगों को हिरासत में लिया। हमने मुख्य सप्लायर परमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है, क्योंकि कई लोग गंभीर हैं। सरकार हर संभव मदद कर रही है। ਮੈਥਨੋਲ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨੇ 50 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਕੇ 120 ਲੀਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ 2-2 ਲੀਟਰ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪੈਕੇਟ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਗਪਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਥਨੋਲ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਥਨੋਲ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅੱਜ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚੈਟਸ ਜਦੋਂ ਖੰਗਾਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫਰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। आपको बता दें कि पंजाब पिछले कई दशकों से ड्रग्स तस्करी से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। हेरोइन उत्पादक गोल्डन क्रिसेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से इसकी निकटता से इस समस्या के प्रति गंभीर बनाती है। यही कारण है कि ड्रग्स का खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी है। कहा जाता है कि पंजाब, जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, पड़ोसी देश से चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो भारत में अशांति पैदा करने के लिए ड्रग्स और हथियार भेजकर छद्म में युद्ध लड़ रहा है। पंजाब के अलावा पाकिस्तान हाल ही में जम्मू क्षेत्र में भी ड्रग्स भेज रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।